ओके, तो जो आज का टॉपिक है दैट इज योर लीकेज ट्रांसफॉर्मर, लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर। देखो, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको ईएमएफ इक्वेशन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, दो न्यूमेरिकल करवाए थे आपका। एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर, दूसरा ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू, उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल करवाया है। लीकेज फ्लक्स देखो, मैंने कुछ थोड़ा हिंट तो जब मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर जब आपका फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता रहा था कि बेसिकली जो भी ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो उसी के ऊपर मैंने बता दिया था लीकेज फ्लक्स बेसिकली थोड़ा क्या होता है, लेकिन डिटेल में आज अपने स्टेज की स्टडी करेंगे। देखो, मैंने उसी टाइम एक चीज बताई थी कि एक चीज होती है आइडियल होता है, एक होता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, आइडियल चीज ऐसी है कि जिसके अंदर कोई भी लॉसेज नहीं है, ठीक है, जिसका प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स क्यों प्रोड्यूस होता है उसकी मैंने सारी डिटेल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं क्यों फ्लक्स जनरेट होता है ये सब चीजें। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी फ्लक्स जनरेट हुआ है, या हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर, लो वोल्टेज वाइंडिंग, किसी भी एक वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स जनरेट हुआ है, वो मैग्नेटिक कोर के थ्रू होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से या अनदर जो भी वाइंडिंग है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, उसके अंदर क्या करेगा, वो उससे इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या है, सारा का सारा जो फ्लक्स है ना, वो क्या करेगा, आपका लिंक करेगा किससे। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में अगर आपने सप्लाई की है, लगाई है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स जनरेट होगा वो सारा का सारा लिंक करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग से। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर प्राइमरी वाइंडिंग को ओपन रखा है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको क्या किया आपने, सप्लाई से कनेक्ट किया है, तो सेकेंडरी में जो भी फ्लक्स जनरेट होगा वो सारा का सारा प्राइमरी के साथ में लिंक करेगा, किससे, कोर के थ्रू होता है। ये तो हुआ आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात। लेकिन देख, तो इसका एक जो पहला पॉइंट है कि इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द ऑल द फ्लक्स विल लिंक विथ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी फ्लक्स उसका प्रोड्यूस हुआ है ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर लिंक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कोई भी चीज आइडियल होती नहीं है, हमेशा अपन प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल में क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल कि सारा का सारा जो फ्लक्स है वो आपके दोनों वाइंडिंग के साथ में लिंक कर सके। मतलब कुछ उस फ्लक्स का कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो कि सिंपली वेस्टेज होगा। ठीक है, नॉर्मली मान लो, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लो कि आपके घर में आपकी मदर ने या फादर ने किसने बोला है कि चलो 1 लीटर दूध लेके आना है, मतलब कोई भी आपको एक कंटेनर दिया, उसने बोला कि ये कंटेनर है, उसका 1 किलो दूध लेके आना है। आप गए वहां पे, सामने वाले ने आपके दूध डाला, एक आप 1 लीटर दूध लेके घर पे आ गए। जब उसको आपने मान लो कोई भी इंडक्शन है या कोई गैस है या कोई भी चीज है जिसके ऊपर आप उसको मतलब गर्म कर रहे हो, तो जब आप उसको डालोगे तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 1 लीटर का सारा दूध मैं उसको गर्म कर रहा हूँ? आप बोलोगे कि सर 1 लीटर हम पूरा ही तो डाल रहे हैं। नहीं, उसका कुछ कंटेंट वो हो सकता है 1 ml कंटेंट हो या 2 ml कंटेंट हो, वो नॉर्मल सी बात है कि आपकी जो कंटेनर होगा उसका इनर जो पेरीफेर है, ये जो इनर लेयर है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैं 100 ml जो मैं मिल्क लेके आया था, उसका 1 ml या 2 ml मेरा सिंपल वेस्टेज हो रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि आप 100 ml को कंप्लीटली आप गर्म नहीं कर सकते, उसका 1 या 2 ml आपका सिंपली क्या होगा, वेस्टेज होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है कि जो भी आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है ना, वो फ्लक्स पूरा का पूरा न तो आपकी प्राइमरी के साथ में लिंक होगा, ना आपके सेकेंडरी के साथ में लिंक होगा। ठीक है, तो जो फ्लक्स, पर हाँ ये जरूर चीज है कि क्योंकि अपन कोर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, या कोर इस मटेरियल की होती है कि अपन ये चाहते हैं कि जो प्राइमरी साइड में जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट, अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा मटेरियल हो जो उस फ्लक्स को क्या कर सकता है, सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचा सके। ऐसा मटेरियल अपन यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स आपका उसके साथ लिंक हो सकता है, लेकिन इट इज नेवर पॉसिबल कि आपका 100% फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंक हो जाए। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स, वेदर इट इज 0.0001% ही फ्लक्स है, वो आपका सिंपली क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। तो जो वेस्टेज फ्लक्स है, उसी वेस्टेज फ्लक्स को अपन क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो देखो, इन रियलिटी इट इज इम्पॉसिबल टू लिंक ऑल द फ्लक्स इन द ट्रांसफॉर्मर विद बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग, although maximum flux will link with both binding all through the core of transformer। यानी कोशिश होती है कि मैक्सिमम फ्लक्स अपना लिंक करे, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल कि सारा का सारा फ्लक्स अपना लिंक हो। तो स्टिल देयर विल बी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स विच विल लिंक आइदर वाइंडिंग बट नॉट बोथ, यानी कुछ ऐसा फ्लक्स होगा जो कि किसी एक वाइंडिंग के साथ लिंक हो सकता है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं किया गया, या सेकेंडरी में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो प्राइमरी में लिंक नहीं हुआ। तो ये जो लिंकिंग जो फ्लक्स हो रहा है, देखो लीकेज फ्लक्स किसको बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है कि तो दोनों की दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं होता, किसी एक ही वाइंडिंग के साथ लिंक होता है। अब आप बोलोगे कि सिर्फ एक लिंक वाइंडिंग के साथ लिंक हो रहा है तो उसको अपन लीकेज कैसे बोल सकते हैं? देखो, जब आप सप्लाई
अप्लाई करोगे तो सप्लाई की वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, उस करंट की वजह से ही तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फ्लक्स बेसिकली करंट की वजह से हो रहा है, और फ्लक्स किसी न किसी वाइंडिंग के अंदर प्रोड्यूस होगा। अगर आपने प्राइमरी साइड में वोल्टेज लगाया तो प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा, अगर आपने सेकेंडरी साइड में वोल्टेज लगाया तो सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा, मतलब प्रोड्यूस तो किसी न किसी वाइंडिंग में हो रहा है। मतलब जिस वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुआ है उसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो कंप्लीटली सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं कर रहा है, मतलब कंप्लीटली सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं जा रहा है, तो जो फ्लक्स नहीं जा रहा है उसको अपन लीकेज फ्लक्स सिंपली बोलेंगे। यानी आप ये बोल सकते हो कि ऐसा एक फ्लक्स जो दोनों वाइंडिंग के कॉमन नहीं हो, उस फ्लक्स को अपन क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। ओके, तो इस लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के अंदर है ना एक रिएक्टेंस आता है, उस रिएक्टेंस को अपन बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस। अगर आप ये पूछे, कोई पूछ रहे कि लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, तो लीकेज रिएक्टेंस सिंपली आप ये बोलोगे कि जो ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स होता है, उस लीकेज फ्लक्स की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है जो इनविजिबल होता है एक तरीके से, क्योंकि लीकेज फ्लक्स की वजह से लीकेज रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसी ही फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, लीकेज रिएक्टेंस। और ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ये कंप्लीट एक फिनोमिना होती है कि भाई कुछ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के अंदर भाई लीकेज फ्लक्स होगा, उस लीकेज फ्लक्स की वजह से कोई लीकेज रिएक्टेंस प्रोड्यूस होगा, इस कंप्लीट फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लीकेज। ठीक है, तो ओवरऑल जो लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर है वो सिंपली अगर मैं कंक्लूसिव फॉर्मेट में बताऊं तो कंक्लूसिव तरीके से ये बोल सकता हूं कि ऐसा फ्लक्स जो कि किसी एक वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा है, वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, बट इट इज नॉट कंसिडरिंग इन बोथ वाइंडिंग, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कंसिडर नहीं होकर ओनली एक ही वाइंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस फ्लक्स को बोलते हैं कि लीकेज फ्लक्स। और लीकेज फ्लक्स की वजह से एक रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है, उस रिएक्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, लीकेज रिएक्टेंस। तो ये तो बात हुई लीकेज फ्लक्स और लीकेज रिएक्टेंस की। उसके बाद में अब देखो इस डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। इस डायग्राम में क्या है कि ये एक प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी, इस प्राइमरी वाइंडिंग को सपोज करो कि मैंने कोई एक सप्लाई लगाई, ऐसी सप्लाई लगाई मैंने यहाँ पे, इस सप्लाई लगाने की वजह से इस सप्लाई लगाने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ये फ्लक्स क्या कर रहा है, देखो ये फ्लक्स, देखो आपको डॉटेड लाइन दिख रही होंगी, बहुत सारी डॉटेड लाइन, कुछ लाइनें तो यहाँ पे दिख रही है आपकी, कुछ लाइनें यहाँ पे। देखो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेसिकली मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और कुछ फ्लक्स आपको देखा, देखो ये जो फ्लक्स दिख रहा है आपका मिडिल में, जो फ्लक्स दिख रहा है, ये मिडिल का फ्लक्स क्या हो रहा है, इस कोर के थ्रू होता हुआ ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है। इसी तरीके से ये फ्लक्स है, ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में जा रहा है। लेकिन आप ये देखो कि जो साइड में जो आपका फ्लक्स दिख रहा होगा, ये फ्लक्स लाइंस है, ये फ्लक्स लाइंस क्या हो रही है आपकी, इस वाइंडिंग में तो प्रोड्यूस हुई है, लेकिन वो कहां पे जा रही है, आपकी एयर में जा रही है। ये सिंपली जो बॉक्स दिख रहा है आपका, ये बॉक्स के अंदर क्या है, ये सिंपली एयर ही है ये, यानी ये पूरा एक मटेरियल है। ये अपने को ट्रांसफॉर्मर कोर मैंने अच्छे से बताया आपको कि ट्रांसफॉर्मर कोर सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, उसके अंदर स्टील होता है, उसमें सिलिकॉन कुछ ऐड कर देते हैं, वो मैं एडी करंट लॉस से जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि सिलिकॉन क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एयर है, इधर भी आपकी एयर है, ये भी सारी एयर है। ठीक है, ये सारी एयर है। तो ये जो फ्लक्स है ये क्या हो रहा है, एयर के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब बेसिकली एयर के साथ कांटेक्ट में आने का मतलब ये सेकेंडरी के साथ में तो लिंक नहीं कर रहा है, सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं कर रहा, मतलब ये जो फ्लक्स है, दिस पर्टिकुलर फ्लक्स जो कि आपका एयर के साथ लिंकिंग हो रही है, इस फ्लक्स को मैं क्या बोलूंगा, लीकेज फ्लक्स। इसी तरीके से इधर भी तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यानी इधर भी कोई वाइंडिंग, तो ये जो फ्लक्स दिख रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये भी सिंपली क्या कर रहा है, एयर के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द लीकेज फ्लक्स। ओके, इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या हो रहा है कि कुछ फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स क्या है, मेरा लीकेज फ्लक्स है, क्योंकि एयर के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है। इसी तरीके से ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, ये भी मेरा क्या है, लीकेज फ्लक्स है, क्योंकि ये भी मेरा एयर के साथ में कांटेक्ट है। लेकिन ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स अगेन आपका प्राइमरी वाइंडिंग में सर्कुलेट हो रहा है, मतलब ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है और ये आपका फ्लक्स है, और ये फ्लक्स आपका लीकेज फ्लक्स होगा, और ये जो फ्लक्स है इसको अपन बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल मतलब बेसिकली ये यूजफुल काम आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रेजेंट है तो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स जो आपका यूजफुल फ्लक्स है उसी की वजह से आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, बाकी जो लीकेज फ्लक्स है उसकी वजह से कुछ ही प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी वजह से सिंपल एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो मैं बताऊंगा वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है। तो ये तो देखो लीकेज फ्लक्स है आपका, ठीक है। ये है आपका मेन फ्लक्स या यूजफुल फ्लक्स, ये आपकी कोर है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि इस डायग्राम के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि बेसिकली मैंने ऊपर जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दिए हैं, ये जो चीज समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो लास्ट के अंदर अपन कवर करेंगे, ठीक है, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका लीकेज फ्लक्स या लीकेज रिएक्टेंस के बारे में। अब अपन बात करें वोल्टेज इक्वेशन इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। देखो
आपको 205 के अंदर आपने पढ़ा होगा केवीएल केसीएल, ठीक है। तो देखो कोई भी जो वाइंडिंग होगी उस वाइंडिंग के अंदर क्या है कि अगर आप लीकेज फ्लक्स है, उस लीकेज फ्लक्स की वजह से लीकेज रिएक्टेंस होगा। और आपको पता है कि कोई भी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग मतलब सिंपल एक वायर ही होता है, उस वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो आपको पता है, आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा, नेटवर्क के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी करंट अगर किसी वायर के अंदर अगर फ्लो हो रही है, उसका रेजिस्टेंस अगर आर है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर। सिंपली बात ये है। ये तो बात हुई रेजिस्टेंस की। तो अब प्राइमरी वाइंडिंग होगा उसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा उसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों की दोनों वाइंडिंग है कोई ना कोई मेटल की बनी होती है। सपोज करो मैं कॉपर की मानता हूँ कि कॉपर की वाइंडिंग है, तो कॉपर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर भी कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप तो आपको समझ में आ रहा है। अब एक बात आई थी यहाँ पे लीकेज फ्लक्स की। मैंने बताया कि लीकेज फ्लक्स की वजह से लीकेज रिएक्टेंस आता है। तो जो लीकेज रिएक्टेंस है ना, वो भी क्या करता है, एक अपना वोल्टेज ड्रॉप अपना कंसिडर करके चलता है कि भाई मैं किसी की वजह से आया हूं, तो मेरा भी तो कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो वो एग्जिस्टेंस के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ अपने अंदर वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है। तो देखो जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है आर, उसी तरीके से रिएक्टेंस होता है आपका एक्स, ठीक है। अगर करंट आपकी आई फ्लो हो रही है और रिएक्टेंस अगर उसका एक्स है, उसको लीकेज रिएक्टेंस नहीं बोल के अपन नॉर्मल रिएक्टेंस भी बोल देते हैं कभी कभी। तो रिएक्टेंस उसका एक्स है, करंट अगर आई फ्लो हो रही है उस वायर के अंदर, तो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको अपन बोलते हैं वी एक्स इक्वल टू आई इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस भी है, उसका लीकेज रिएक्टेंस भी है। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस भी है, उसका लीकेज रिएक्टेंस भी है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर R1 है, ठीक है, उसमें से अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट अगर I1 फ्लो हो रही है, तो जो वोल्ट रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा मेरा I1 इंटू R1। इसको मैं VR लिख देता हूं। VR क्यों लिखा है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस। तो VR इक्वल टू क्या हो गया, I1 इंटू R1। और अगर प्राइमरी की बात करते तो उसको VR1 बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट अगर आपकी I1 फ्लो हो रही है, ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो मैं उसको X1 मान लेता हूं। तो लीकेज रिएक्टेंस X1 के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं मान लेता हूं Vx इंटू वन, Vx और वन। यानी ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है प्राइमरी वाइंडिंग के, ये प्राइमरी वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है। इसी तरीके से मान लो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आपकी I2, और उसका रेजिस्टेंस मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर R2 है, तो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, VR2। और VR2 की वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू R2। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट है आपकी I2, और उसका जो लीकेज रिएक्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं X2। तो उसके अंदर यानी लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी वाले में होने वाला लॉस हो जाएगा Vx2, ठीक है। तो अपने पास में चार तरीके के लॉस हो गए। एक हो गए प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस में लॉस, ठीक है, लॉस का मतलब ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड प्राइमरी वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस X1 के अंदर ड्रॉप, सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, और सेकेंडरी वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो ये मेरी ये बात हुई, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसके अंदर क्या हो रहा है मेरा, मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया है कि प्राइम V1 में वोल्टेज मैं सारा बता दूंगा कि ये कंपोनेंट I1 इंटू एक्स में वोल्टेज ड्रॉप किसके अंदर होगा, आपका रिएक्टेंस के अंदर होगा। उसी तरीके से रेजिस्टेंस में भी आपका कोई ना कोई रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस में भी हो गया। और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहां पे देखते हैं, देखो कि बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। ये इसका ट्रांसफॉर्मर की डायग्राम है। तो अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, उसका रिएक्टेंस होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, उसका रिएक्टेंस होगा। तो अब मेरे को क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है। देखो इनहेरेंटली मेरे को ये तो पता चल रहा है भाई लीकेज रिएक्टेंस हो रहा है लीकेज फ्लक्स की वजह से, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 इक्वल टू I1 R1 और V2 इक्वल टू I2 इंटू R2। लेकिन जब मेरे को ये बोला जाए कि भाई आप इसको मैथमेटिकली या कि ऑन पेपर यानी पेपर और पेन के थ्रू मेरे को इस चीज को समझाओ कि भाई साहब ये रेजिस्टेंस ड्रॉप कैसे हो रहा है और लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप कैसे हो रहा है, मेरे को ये चीज
मतलब बताओ मेरे को, मैथमेटिकली बताओ। आपने समझा दिया दैट्स ऑल कि भाई को रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, कॉपर वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। आपकी बात मान ली मैंने, कोई बात नहीं है। आप ये बोलोगे लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी का, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मैंने बात मान ली कि ठीक है लीकेज रिएक्टेंस होता होगा। मेरे को मैथमेटिकली समझाओ कि ये चीज कैसे हो रही है। तो मैथमेटिकली मैं समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसके जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस को मैं सेपरेट करूंगा। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग उसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सेपरेट करूंगा। उसको मैं ऑन पेपर दिखाऊंगा कि हाँ ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा रिएक्टेंस है, ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है, ये सेकेंडरी का रिएक्टेंस है। फिर मैं दिखाऊंगा कि हाँ एक्चुअली ये ड्रॉप हो रहा है। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली सर जो थ्योरेटिकल चीजें जो आप मतलब हमें एक अजम्पशन दे रहे हो कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, वो आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो मैंने क्या किया, उसके रेजिस्टेंस को मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के सारे रेजिस्टेंस को मैं कंसीडर करके मैंने ये बोल दिया कि इसको मैथमेटिकली मैंने लिख दिया या ऑन पेपर ये लिख दिया कि प्राइमरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस मेरा R1 है। ठीक है। उसी तरीके से मैंने मान के चल रहा हूं कि लीकेज रिएक्टेंस है जिसकी वैल्यू X1 थी, ये कंप्लीट जो लीकेज फ्लक्स हुआ प्राइमरी वाइंडिंग का, जो लीकेज फ्लक्स हुआ उसकी वैल्यू, उसकी लीकेज फ्लक्स की वजह से उसका लीकेज रिएक्टेंस प्रोड्यूस हुआ, उसकी वैल्यू मैं X1 मान लेता हूं। और आपको पता होता है कि Z इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू आपने नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा R1 प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स। ठीक है, आर प्लस जे एक्स, जेड की वैल्यू तो इसको बोलते हैं पर इंपीडेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रिएक्टेंस। और जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको सब चीजें सर ने पढ़ा दी होंगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट इंपीडेंस हो गया जेड 1। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि R1 मेरा क्या है, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, X1 क्या है मेरा प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, और Z1 मेरा क्या है, इंपीडेंस ऑफ द प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग का इंपीडेंस। और इंपीडेंस क्या हो जाएगा मेरा, Z1 इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस JX1। ठीक है, ये तो हुई मेरी प्राइमरी की, मतलब मैंने ऑन पेपर दिखा दिया कि ये रेजिस्टेंस है और ये मेरा रिएक्टेंस है। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग का मैं शो करूंगा। तो R2 मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है, X2 मेरा क्या है, रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस। तो R2 और Z2 क्या मेरा उसका इंपीडेंस। तो Z2 क्या लिख सकता हूं मैं, Z2 इक्वल टू लिख सकता हूं मैं R2, R2 प्लस J X2, R2 प्लस J X2। ठीक है। तो R2 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, X2 हो जाएगा लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, और Z2 क्या हो जाएगा मेरा इंपीडेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। और Z2 को क्या लिख सकता हूं मैं, Z2 इक्वल टू लिख सकता हूं मैं R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। आपको पता होता है X प्लस आयोटा वाई है, उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप क्या लिखते हो, इसको इस तरीके से लिखते हो। ठीक है। तो ये वाली चीज हुई इसके बारे में बात। अब अपन बात करते हैं वोल्टेज इक्वेशन की। देखो मैं क्या करता हूं आपको ये दिख रहा होगा, विजिबल होगा यहाँ पे। ये मैं मान लेता हूं कि ये जो Vp है इसको मैं V1 मान लेता हूं, मैं नोमेनक्लेचर चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ये जो Rp है, मतलब Vp क्या है, प्राइमरी साइड में वोल्टेज आपने अप्लाई किया है। Rp क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, तो Rp आपने मतलब सफिक्स लगा दिया। ये इसको R1 मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं X1। और आपको पता है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, देखो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप मतलब मैं अभी कंप्लीट करा दूंगा, आपको चीज समझ में नहीं आएगी, तो बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं क्या क्या बोल रहा हूं मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान देना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये बोला था, जब मैंने फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था, मैंने बोला था कि जब आप किसी भी वाइंडिंग पर अपन बात कर रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग की अभी, ठीक है। ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग मान लेता हूं मैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोल देता हूं, ठीक है। तो एक साइड में तो क्या होगा, वोल्टेज अप्लाई होगा, दूसरी साइड में अपना लोड लगेगा। ठीक है। जिस तरीके से घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, आपने उसको देखा होगा कि उस ट्रांसफार्मर पे ऊपर से लाइनें आती है, एक साइड में लाइन कनेक्टेड होती है और दूसरी साइड की जो सप्लाई होती है वो अपने घरों के अंदर मतलब कनेक्टेड होती है। मतलब एक साइड में अपना लोड लगा होता है एक वाइंडिंग में, एक साइड की वाइंडिंग में, और सेकंड एक दूसरी वाइंडिंग में आपका इनपुट सप्लाई लगी होती है। उसी तरीके से इधर वोल्टेज लगा है आपका, इधर लोड लगा हुआ है। तो प्राइमरी साइड में अपना वोल्टेज लगा हुआ है, सेकेंडरी साइड में अपना, प्राइमरी में आपका वोल्टेज लगा हुआ है, सेकेंडरी में आपका लोड लगा हुआ है। दैट्स ऑल। ओके। जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, सर्किट अगर आपका कंप्लीट है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगी, और करंट जब फ्लो होगी तो फ्लक्स आपका क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे मैंने क्या किया है कि ये मेरा V1 वोल्टेज मैंने यहां पे लगाया। ये V1 वोल्टेज की वजह से सर्किट आपका कंप्लीट है भाई, कहीं भी आपका सर्किट डिस्कनेक्टेड नहीं है, पूरा सर्किट आपका कनेक्टेड। ये देखो पूरा पूरा सर्किट आपका कनेक्टेड है, ठीक है। तो V1 है,
इस V1 की वजह से क्या होगा, आपकी एक करंट फ्लो होगी, दैट विल I1। I1 आपकी करंट फ्लो होगी, ठीक है। यहां पे भी इसको मैंने माना था R1, इसको मैंने माना था X1। तो मेरे को बताओ, जब I1 करंट अगर R1 रेजिस्टेंस में जाएगी तो मैं इसको क्या लिखता हूं कि इसके अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, ठीक है। इसी तरीके से अगर I1 करंट आपके लीकेज रिएक्टेंस X1 में से जाएगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I1 इंटू X1। अब चूंकि X1 क्या होता है, कि इमेजिनरी क्वांटिटी, मतलब जिससे अपन नॉर्मली इसको J की फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब इमेजिनरी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, J इंटू I1 इंटू X1। अब देखो, जब आपने प्राइमरी साइड में वोल्टेज लगाया, उसकी वजह से करंट आई, करंट की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुए, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, उस करंट की वजह से आपका फ्लक्स आता है, और फ्लक्स चूंकि टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो वोल्टेज लगा रहे हो वो है वी इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि वोल्टेज आपका टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी करंट भी टाइम के साथ चेंज होगी, और करंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो आपका फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। और फेराडे लॉ ये बोलता है कि अगर आपका कोई फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जिसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाइव बाई डी टी, अगर डी फाइव बाई डी टी अगर आपका है तो उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस ईएमएफ को अपन E1 की नाम से देते हैं। अगर आप प्राइमरी साइड में बात करो तो E1 और सेकेंडरी में होगा E2। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्राइमरी वाइंडिंग में यहां पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा आपका E1 ड्यू टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक E1 वोल्टेज हो रहा है, एक आपका I1 इंटू R1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एक I1 इंटू X1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और इन तीनों का जो फेजर सम है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है मैथमेटिकली सम, एक होता है फेजर सम। हो सकता है कि नेटवर्क के अंदर आपको सर ने बताया होगा कि फेजर सम में क्या डिफरेंस होता है, अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं कभी आपको फेजर के बारे में बता दूंगा। पर मुझे पता है कि रेजोनेंस अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको बता दिया होगा कि फेजर समेशन क्या होता है। मैथमेटिकल समेशन और फेजर सम के अंदर डिफरेंस होता है। देखो मैथमेटिकल और फेजर सम थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ कि सपोज करो कि मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक है मेरी 3, एक है मेरी 4, ठीक है। अगर मैं इसका एल्जेब्रिक सम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 3 + 4, 3 + 4 करूंगा तो कितना वैल्यू आ जाएगी मेरी 7। अगर मेरे पास में एक क्वांटिटी 3 और एक क्वांटिटी है मेरी J4, अगर मैं इसका होगा फेजर सम, क्योंकि ये देखो इसमें 3 भी क्या रियल क्वांटिटी है, ये भी आपकी रियल क्वांटिटी है, तो जो फाइनल क्वांटिटी है दैट इज ऑल्सो रियल। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ये आपकी रियल क्वांटिटी है, ये आपकी इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, इमेज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3² + 4² कितना हो जाएगा, 9 + 16, उसका रूट करोगे तो √25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो देखो दोनों कंडीशन में आपने समेशन ही किया है, एक बार आंसर आया आपका 7, एक बार आया आंसर 5। तो ये तो जो समेशन होता है इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक समेशन या नॉर्मल समेशन, और ये क्या समेशन होता है आपका, फेजर समेशन, ठीक है। वैसे फेजर क्वांटिटीज बेसिकली ओनली डिफाइन फॉर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल में ही फेजर की अपन बात करते हैं। फिर भी अगर कभी टाइम मिलेगा तो आई विल शो इन डिटेल, कि आपको डिटेल के अंदर ये सब चीजें मैं बता दूंगा। तो बेसिकली अब देखो मैं इसको मैं केवीएल के टर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो देखो इसको इस अभी इस चीज को भूल जाओ आप कि ये ट्रांसफॉर्मर है, इसकी प्राइमरी है। अब तो आप सर्किट पे आ जाते हैं। देखो सर्किट में क्या किया कि एक को एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, एक कोई इंडक्टेंस था यहाँ पे, और एक बैटरी बनी जिसका वोल्टेज E1 मेरा आया, एक वोल्टेज बैटरी बनी जिसका वोल्टेज आया मेरा E1, ठीक है। अब आप नॉर्मल सर्किट है ये, क्योंकि फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग E1 वोल्टेज जनरेट हो गया, और यहाँ पे आपका प्लस और माइनस V1 वोल्टेज आपका लगाया हुआ है, ठीक है। जब करंट आपकी I1 इधर से फ्लो हो रही है तो आपको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप, करंट आपकी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ही फ्लो होगी, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस R1 आपका दिया हुआ है, इसका रिएक्टेंस आपका X1 दिया हुआ है। मेरे को कोई बोले कि भाई साहब आप इस पे केवीएल लगाओ, तो केवीएल लगाने के मैंने माइनस से प्लस गया, देखो अलग अलग मेथड है सबका, तो माइनस से प्लस गया तो मैंने इसको लिख दिया +V1, ठीक है। ओके, फिर मैं प्लस से माइनस गया, देखो आपका तरीका अलग हो सकता है कि आप प्लस से माइनस जाने को प्लस लिखते होंगे, मैं प्लस से माइनस जाने को माइनस लिखता हूं। ये मेरा मतलब रेफरेंस है। आपका रेफरेंस माइनस से प्लस जाने पे आप माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, पर मैं क्या करता हूं, माइनस से प्लस जाऊंगा तो मैं लिखूंगा प्लस, और प्लस से माइनस जाऊंगा तो मैं लिखूंगा माइनस। ये मेरा रेफरेंस है, आपका अलग रेफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना भी रेफरेंस यूज करोगे तो भी आंसर यही आने वाला है।
तो मैं प्लस से माइनस गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या है मेरा, माइनस I1 इंटू R1। I1 इंटू R1 रेजिस्टर आपके वोल्टेज के बराबर ही होगा। ओके ओके, फिर आगे गया, फिर मैं अगेन प्लस से माइनस गया, वो करंट आपकी I1 ही फ्लो हो रही है, माइनस I1 इंटू इंटू JX1। सिंपली आप X1 नहीं लिखोगे, JX1 लिखोगे, क्योंकि ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस एक इमेजिनरी फिनोमिना है जो आपको दिख नहीं रही है, इमेजिनरी फिनोमिना है। उस इमेजिनरी फिनोमिना की वजह से आपका एक लीकेज रिएक्टेंस आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इमेजिनरी फिनोमिना है। इमेजिनरी फिनोमिना की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपका फ्लक्स, या जो लीकेज रिएक्टेंस आ रहा है वो भी आपका एक तरह से इमेजिनरी, इसको अपन ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये आया, फिर आया माइनस, फिर मैं अगेन प्लस से माइनस गया तो क्या आ गया, E1। E1, तो इस कंप्लीट लूप के अंदर मैंने एक आपकी एक केवीएल इक्वेशन लगा दी, इसको मैंने इक्वल टू कर दिया 0, इसको इक्वल 0 कर दिया। तो जब मैंने इक्वल टू 0 किया तो इसको V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, V1 इक्वल टू, V1 को मैंने एक साइड कर दिया और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सबको मैंने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू J इंटू X1, यानी नेट आपका जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस J X1। यही जो इक्वेशन है ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग की, ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी वोल्टेज इक्वेशन है। दिस इज वोल्टेज इक्वेशन ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे मैंने केवीएल कैशियल लगाया। ओके, ये तो बात हुई प्राइमरी वाइंडिंग की। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी की। देखो, प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था, प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस क्यों, कि प्राइमरी साइड में आपने वोल्टेज लगाया, उसकी वजह से करंट आई, उस करंट की वजह से कोई फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उस फ्लक्स की वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। जो प्राइमरी साइड का जो फ्लक्स था उसका कुछ पोर्शन आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के लिंक किया, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंक किया फ्लक्स। उस फ्लक्स की लिंकिंग की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एग्जिस्ट है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसकी वजह से एक वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ जिसको अपन बोलते हैं E2। ठीक है, लोड जब आपने लगाया हुआ है, लोड आपने लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली ये सर्किट आपका कंप्लीट है, ये कंप्लीट सर्किट है आपका, ये कंप्लीट सर्किट है, तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होने लग जाएगी जिसकी वैल्यू मैं बोलता हूं I2। यानी ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, यहां पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ जो सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसकी वजह से क्योंकि लोड कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड मतलब सर्किट आपका कंप्लीट है, तो एक करंट फ्लो हुई, उस करंट की वैल्यू मेरी I2 हो गई। आपको पता है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से लो विभव की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस, इस रेजिस्टेंस के एक सिरे पे यहाँ पे होगा माइनस, फिर यहाँ पे अगेन प्लस होगा, यहाँ पे अगेन माइनस होगा, और यहाँ पे अगेन प्लस होगा, और यहाँ पे अलग अगेन माइनस होगा। मैं ये मान लेता हूं कि लोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैं V2 मान लेता हूं, कि इस लोड के अंदर जो वोल्टेज है, यानी लोड ने जो वोल्टेज ले रहा है V2 वोल्टेज वो ले रहा है। ठीक है, तो अगेन देखो E2 वोल्टेज है, यहाँ पे I2 इंटू R2 वोल्टेज आएगा। I2 इंटू R2 क्या आएगा, क्योंकि करंट आपकी फ्लो रही है I2, रेजिस्टेंस है आपका R2, इसी तरीके से रिएक्टेंस आपका X2 है, करंट आपकी I2 है, तो I2 इंटू X2 आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस में, और फाइनली V2 वोल्टेज ड्रॉप किस में हो जाएगा आपका, लोड में। अगेन अपन क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर को गोली मारते हैं, अपन नॉर्मल सर्किट के ऊपर आते हैं कि सर्किट में मैं तो इसको केवीएल इक्वेशन लगानी है। तो देखते हैं, देखो क्या होता है। तो सर्किट में इसका नॉर्मली बनाता हूं, तो नॉर्मली सर्किट बनाने में लिए मैंने क्या किया कि यहां पे कोई एक वोल्टेज था या कोई एक बैटरी थी जिसकी वैल्यू थी E2। ठीक है, यहां पे एक बैटरी थी जिसकी वैल्यू थी E2, यहां पे कोई रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू थी R2, यहां पे कोई रिएक्टेंस था जिसकी वैल्यू थी X2, और यहां पे एक वोल्टेज और आया जिसकी वैल्यू है V2। ठीक है, जिसकी वैल्यू है मेरी V2, और ये मेरा सर्किट वापस कंप्लीट। तो ये मेरा प्लस है, दिस इज माई माइनस, ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस, यहां पे मेरी करंट फ्लो रही है I2, या करंट फ्लो रही है I2, इसका रेजिस्टेंस है मेरा R2, एंड यहाँ का रेजिस्टेंस है मेरा X2, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका वैल्यू है V2। ठीक है, ये मेरा प्लस माइनस। अगेन मैं केवीएल लगा देता हूँ इस लूप के अंदर, करंट फ्लो रही है मेरी I2, तो मैं माइनस से प्लस गया, माइनस से प्लस किया तो मैं प्लस लिख रहा हूं, तो प्लस E2। ओके, फिर मैं करंट करंट किस में जाएगी आपकी रेजिस्टेंस R2 में, तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस का मतलब क्या होगा, मैं माइनस लिखूंगा, प्लस से माइनस, करंट आपकी I2 और रेजिस्टेंस क्या है आपका R2, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या जाएगा I2 इंटू R2। ओके,
फिर अगेन में क्या गया, ये मेरा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मतलब ये प्लस, दिस इज माई माइनस। तो प्लस से माइनस गया तो अगेन क्या हो जाएगा मेरा माइनस I2 वोल्टेज ड्रॉप इन लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी, I2 और रिएक्टेंस क्या आपका J इंटू X2। ओके, फिर मैं गया प्लस माइनस, अगेन प्लस से माइनस गया तो अगेन क्या हो जाएगा मेरा माइनस V2 माइनस V2, और इसको लिख लिया मैंने इक्वल टू 0, क्योंकि अभी कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। तो E2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, E2 इक्वल टू लिख सकता हूं मैं V2 प्लस I2 इंटू R2 प्लस J इंटू I2 इंटू X2, E2 इक्वल टू ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो ये सारा का सारा इस तरीके से अपन इसको यूजिंग केवीएल इक्वेशन या नॉर्मल सर्किट के थ्रू अपन इसको केवीएल इक्वेशन से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो V1 की वैल्यू आई थी V2, देखो यहां पे इसने क्या किया है कि V2 को टर्म्स में लिखा है I2 इंटू R2। अगर मैं E2 को एक साइड में ले लेता हूं और इस टर्म को मैं अगर इधर भेज देता हूं, मतलब इधर की तरफ E2 की तरफ में, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 इंटू R2 और JX2 इंटू I2 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इक्वेशन आई है E2 इक्वल टू या V2 इक्वल टू जो भी है, जो भी इक्वेशन आई है, ये आपकी इक्वेशन क्या है, या ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्या है, वोल्टेज इक्वेशन है किसकी, सेकेंडरी वाइंडिंग की ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज इक्वेशन ऑफ, देखो E1 अपॉन E1 इक्वल टू रूट 2 पाई एफ आई एम इंटू N1 जो भी आया था वो थी ईएमएफ इक्वेशन, कंफ्यूज मत होना, वो थी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इक्वेशन थी वो ट्रांसफार्मर की। और जो ये इक्वेशन आ रही है ये आपकी वोल्टेज इक्वेशन है, दोनों में डिफरेंस है। आप ये नहीं है कि आपको एग्जाम में लिखा है कि डेराइव द वोल्टेज इक्वेशन, आपने E इक्वल टू रूट 2 पाई एफ आई एम इंटू N1 इक्वेशन डेराइव करके आएगा तो गलत हो जाएगा। वोल्टेज इक्वेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग voltage. And if we are talking about the EMF equation, it means that we have to derive the entire Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, तो ये सेकेंडरी की वोल्टेज इक्वेशन है और पहली वाली आपकी प्राइमरी की वोल्टेज इक्वेशन है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग का कैसे अपन निकालते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखना, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल जब भी टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। अगर अब कोई आपको डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को